ओके और एक एएस डिस्कस करता है एएस 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। बहुत ही इजी एएस है, छोटा सा एएस है, घिसे पीटे 3-4 क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव आते हैं जब भी आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एएस है आपका। बहुत बार आपने पढ़ रखा है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 12 में पहली बार पढ़ा था फॉर्मेट, तो आपको दो टर्म मिले थे, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप 1 अकाउंट्स में भी आपको टर्म मिला, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बट कुछ समझ में नहीं आता था ये है क्या डेफर्ड टैक्स। बेसिकली क्या है ये, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की अकाउंटिंग के बारे में ही एएस है। एएस नंबर 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। हमारी इनकम पे जो टैक्सेस लगते हैं उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, राइट। एक होता है, देखो हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, वेयर एज जब आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, कोई भी कंपनी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट करना होता है। कंपनीज एक्ट अपने हिसाब से चलता है, वेयर एज इनकम टैक्स एक्ट अपने हिसाब से कहानी चलता है। क्लियर है। इनकम टैक्स एक्ट में क्या करते हैं, आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स का पेपर दिया होगा, तो हेड्स ऑफ इनकम में सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद यू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, डिडक्शन विडक्शन सब कुछ माइनस करने के बाद आप लोग निकालते हैं टैक्सेबल इनकम, यानी वो इनकम जिसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है उसको हम लोग बोलता है टैक्सेबल इनकम। इज इट क्लियर। तो उस टैक्सेबल इनकम पे जितना आप टैक्स कैलकुलेट करते हो वो हमारा करंट टैक्स बन जाता है। वो हमारा क्या बन जाता है, करंट टैक्स जो हम लोग को पे करना है। इट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि एज पर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन लगाने का एक ही मेथड है, दैट इज WDV मेथड। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर में हम लोग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज कर सकता है, WDV मेथड। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट तो एक ही तरीके से फॉलो करता है, उसी हिसाब से एक्सपेंसेस को अलाउ करता है। देन देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि आप इनकम टैक्स लगाते हो तो वो डिसअलाउ हो जाता है। डिसअलाउ क्यों हो जाता है, इफ एक्चुअल में उसको पे नहीं किया है तो वो इनकम टैक्स उसको डिसअलाउ कर दे, जैसे टैक्सेस फाइन्स एंड पेनल्टीज। टैक्सेस, कोई भी गवर्नमेंट टैक्सेस यदि आपने ड्यू डेट के बाद जब तक पेमेंट नहीं किया है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होता, प्रोवाइडेड आपने उसको पे कर दिया है। इज इट क्लियर। तो रिवर्स करना होता था। देन फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज एज पर कंपनीज एक्ट तो आप उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं एज ए एक्सपेंस, लेकिन जब अपन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब क्या होता है, फाइन्स एंड पेनल्टीज डिसअलाउ हो जाता है। इज इट क्लियर। पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस, डोनेशन, चैरिटी, कुछ डोनेशंस इनकम टैक्स अलाउ नहीं करती, इनकम टैक्स अलाउ नहीं करती, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर तो हम लोग उसको पीएनएल में दिखा देता है। तो कितना लोचा लफड़ा है साला, इधर अपन खर्चा मांग रहा है कंपनीज एक्ट में एज पर माय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, लेकिन इनकम टैक्स अलाउ नहीं कर रहा है, और कभी कभी इनकम टैक्स से हम खर्चा मांग नहीं रहे तो उस लोग ज्यादा अलाउ कर रहे हैं। तो उस वजह से मेरा टैक्सेबल इनकम बदलता रहता है। तो वो जो टैक्स के ऊपर कैलकुलेशन है उसी के ऊपर हमारा बन जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इज इट क्लियर। तो डेफर्ड टैक्स क्या है, डेफर्ड टैक्स बेसिकली या तो जब टैक्स का अमाउंट डेफर हो गया, टैक्स का अमाउंट डेफर होने का मतलब हो सकता है आज आपका पैसा सेव हुआ है, आपसे फ्यूचर में इनकम टैक्स ज्यादा लेगा। हो सकता है आज आपसे इनकम टैक्स ने ज्यादा ले लिया, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको हम लोग बोलता है डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट तब बनता है जब हमने आज ज्यादा इनकम टैक्स पे किया है और फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा, तब हम लोग उसको बोलता है डेफर्ड टैक्स एसेट। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है कि आज हमें इनकम टैक्स सेव कर लिया, पैसा नहीं देना पड़ा,
एज पर कंपनीज एक्ट देना था बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं देना पड़ा, तो फ्यूचर में कभी ना कभी तो टैक्स देना पड़ेगा ना, उसको हम लोग बोलता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और ये होने का रीजन क्या है, उस रीजन को हम लोग बोलता है टाइमिंग गैप डिफरेंस। नाउ व्हाट इज दिस टाइमिंग गैप डिफरेंस? हो सकता है कंपनीज एक्ट में एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड हमने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्लेम किया 1 लाख, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो हमें अलाउ कर रहे हैं 2 लाख का एक्सपेंस। हमने कितना मांगा? 1 लाख। इनकम टैक्स एक्ट कितना अलाउ कर रहा है? 2 लाख, यानी वो मुझे 1 लाख ज्यादा एक्सपेंस अलाउ कर रहा है। तो 1 लाख ज्यादा एक्सपेंस अलाउ का मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और मुझे आज टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट मैंने तो 1 लाख ही मांगा। अब नेक्स्ट ईयर जब मैं और पेंडिंग 1 लाख का एक्सपेंस मांगने जाऊंगा, तब इनकम टैक्स क्या बोलेगा? मैंने तो तुझे पूरा अलाउ कर दिया, अब मैं कोई नहीं अलाउ कर रहा तुझे 1 लाख, और तुझे इस 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी पहले मेरा टैक्स बचा, अब मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एंड इसी एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्लियर है? अब ये डिफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस और एक परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब विद द टाइम रिवर्स हो जाएगा, विद द टाइम रिवर्सल हो जाएगा। और परमानेंट डिफरेंस ऐसा है कि यदि इनकम टैक्स एक्ट ने एक बार डिसअलाउ कर दिया, फ्यूचर में कभी भी उसको अलाउ नहीं करेगा, या एक बार अलाउ कर दिया तो फ्यूचर में कभी उसको डिसअलाउ नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। इज इट क्लियर यहां तक? एग्जाम्पल फाइन्स, पेनल्टीज, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, ये सब इनकम टैक्स में डिसअलाउड है। और एक बार डिसअलाउड हो गया तो उसके बाद कोई भी साल में अलाउ नहीं होता है। बट टाइमिंग डिफरेंस, डेप्रिसिएशन, आज हमें कम अलाउ किया तो क्या हुआ, फ्यूचर में तो ज्यादा अलाउ करना ही पड़ेगा, तो वो हो गया टाइमिंग डिफरेंस। इज इट क्लियर? अब कहानी है डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। इफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो एज पर प्रूडेंस लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने में नो इश्यूज। हम लोग बैलेंस शीट में अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी उसको शो कर देगा जितना भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट आप अपने बुक्स में फ्यूचर की एसेट को रिकॉग्नाइज करने वाले हो, तो ये तो प्रूडेंस का वायलेशन हो गया। तो बोलता है डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट आप लोग अपने बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करोगे, वो एएस मुझे सिखाता है। और इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो कहां दिखाना है उसको? बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट्स को दिखाएगा। इज इट क्लियर? अब यदि आपके बुक्स में एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, आपके बुक्स में एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तो आप लोग डेफर्ड टैक्स एसेट तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने बुक्स में व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ देयर रियलाइजेशन। मतलब आपके पास पुख्ता सबूत है कि आप लोग ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन राइट ऑफ वगैरह हो जाएगा। इज इट क्लियर? इन बिजनेस accumulated losses या unabsorbed depreciation है, then it should be supported by virtual certainty with convincing evidence। क्लियर है? लेकिन यदि आपके बुक्स में कोई accumulated losses या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है तो हमें वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं चाहिए। इफ रीजनेबल सर्टेनिटी भी है विद कन्विंसिंग एविडेंस, तो हम हमारे बुक्स में डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए दो चीज क्वेश्चन में देख लेना, क्या बिजनेस में पहले से पुराने लॉसेस या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। इफ है देन हम लोग क्या चेक करेगा? वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। लेकिन यदि पुराने एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है, तब हम लोग क्या चेक करेगा? रीजनेबल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। इज इट क्लियर? तो हम क्लियर लोग है ये यहाँ चेक तक? क्यों कर रहे हैं? क्या चीज? ये चेक क्यों कर रहे हैं?
ये चेक क्यों कर रहा है? बिकॉज डेफर्ड टैक्स एसेट, फ्यूचर की एसेट जो आज काम ही नहीं हुआ है और प्रूडेंस का वायलेशन हो रहा है, बोलता है आपके पास ऑलरेडी बिजनेस में एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, आप उसी को राइट ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर में आप टैक्स पेमेंट करने का सिचुएशन तक पहुंचेगा? और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका बहुत अर्निंग होने वाला है, इतना अर्निंग हो जाएगा कि हम हमारे सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ कर लेंगे, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर देंगे, फिर हमें टैक्स पे करने का नौबत भी आएगा, तभी तो वो जो डेफर्ड टैक्स एसेट है आज आपने ज्यादा दिया है, सरकार आपसे कम लेगा फ्यूचर में। डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनता है? जब हमने आज ज्यादा दिया है और फ्यूचर में मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में बेनिफिट तो तब मिलेगा ना जब आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, लेकिन ऑलरेडी आपके बुक्स में बहुत सारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसको राइट ऑफ करने के लिए ही प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ उस स्टेज तक पहुंचोगे कि आप ये पैसा राइट ऑफ कर पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे? तो इसीलिए बोलता है इसको रिकॉग्नाइज करने से पहले आप ये चेक करो क्या आपके बुक्स में एक्यूमुलेटेड लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है क्या है, तो पुख्ता बताओ। ऐसे बोलने से नहीं होगा कि हमको तो बहुत लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है या मिलने वाला है ना, मिलने वाला नहीं चलेगा, मिलने वाला है तो प्रूफ दिखाओ, वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस होना पड़ेगा, तभी आप अपने बुक्स में डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज करो, वरना नेवर एवर डेफर्ड टैक्स एसेट विल नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? यस सर। तो दो ही चीजें, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एक डेफर्ड टैक्स एसेट। ये किस पे बनेगा? टाइमिंग डिफरेंस पे बनेगा, परमानेंट डिफरेंस पे कोई कहानी नहीं होता है, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस चेक करना है अपने को जो समय के साथ चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? और ये मैट वगैरह आजकल तुमसे पूछेंगे नहीं, आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स में पढ़ रखा है, बट ये कभी कुछ नहीं पूछेंगे आप लोगों से। टैक्स कौन सा पे करते हैं हम लोग इनकम टैक्स में, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जो करेंट। एएमटी था वो, क्या चीज? एएमटी था। हाँ हाँ, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बोलो या ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोलो, बात एक ही है। एएमटी बोलो, मैट बोलो, कॉथा टू एक ही ऐसे। तो हम लोग करंट टैक्स निकालता है नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग, फिर एज पर मैट भी कैलकुलेशन होता है या फिर एज पर एएमटी कैलकुलेट करते हैं, तो विच एवर इज जो हायर होता है ना, गवर्नमेंट को हमें वो टैक्स पे करना होता है। एंड इफ सपोज करंट टैक्स है 10,000, मैट के अंदर 15,000 आया, सरकार को कितना पे करेगा? 15,000। 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा पे कर रहा है, तो ये 5,000 तुम्हारे बुक्स में मैट क्रेडिट बोल के एसेट बन जाएगा। और फ्यूचर में सपोज आपका ऐसा हुआ, ये 20 के है, ये 10 के है, तो सरकार को कितना पे करना है? 20 के। तो तुम क्या करेगा, पहले जो 5,000 एक्स्ट्रा दिया था उसको एडजस्ट कर लेगा, नेट 15 के गवर्नमेंट को पे करेगा। इज इट क्लियर? हाँ। एएमटी का आपको क्रेडिट मिल जाता है। आपका सेक्शन नंबर गलत लिखा है, उधर जेसी है वो। चेंज हो गया, जेसी है क्या एएमटी का? हाँ। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एनी टैक्स अराइजिंग ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, then deferred tax asset or deferred tax liability will be recognized under using regular tax rate, not the tax rate under 115 जेसी है ना, वो भी जो भी है, तो एक 115 जेसी वाला टैक्स रेट यूज मत करना। कौन सा? जो नॉर्मल इनकम टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को कैलकुलेट करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक हाँ। क्लियर है? अब देखो जो लास्ट और एक प्रोविजन आपको एएस 22 में मिलता है वो है ये टैक्स हॉलीडे पीरियड, और ये सेक्शन अभी अभी आपने इनकम टैक्स का पेपर दिया है, लास्ट पेपर, तो ये पता ही होगा, ये बेनिफिट से तो है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, इंटरेस्ट ऑन एक्विजिशन, फिर ये सब भी था ना। हाँ, तो ये सारे बेनिफिट्स है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, कोई भी ऐसा सेक्शन जिससे आपको सरकार ने माफी दे रखा है कि टैक्स नहीं देना, या फिर टैक्स हॉलीडे पीरियड जिसको हम लोग बोलता है, टैक्स हॉलीडे पीरियड का मतलब होता है उस हॉलीडे पीरियड तक इफ आप कुछ भी अर्न कर रहा है तो उस पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगा।
उस पे आप से गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगा। क्लियर है? तो बोलता है टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर में, टैक्स हॉलीडे पीरियड में जो भी टाइमिंग डिफरेंस एरोज हो रहा है आपके बुक्स में, एंड इफ ड्यूरिंग दैट टैक्स हॉलीडे पीरियड ही रिवर्स हो जाता है, तब अपने को कुछ नहीं करना। द डेफर्ड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस which reverse during the tax holiday period should not be recognized to the extent reversal in tax holiday period। बोलता है जितना डेफर्ड टैक्स आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड में बना और उसी पीरियड में रिवर्स हो गया, तो उतना आपको अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करना। आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है? जो डेफर्ड टैक्स टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद में रिवर्स होगा, उसको आप अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा। इज इट क्लियर? डेफर्ड टैक्स which reverses after the tax holiday period should be recognized in the year in which the timing difference originates। और जितना अमाउंट टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद रिवर्स होगा, उसको आप अपने बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करोगे? जिस साल वो डेफर्ड टैक्स टाइमिंग डिफरेंस हुआ है हमारे बुक्स में, उसी साल। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो एक ही क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन आईसीआई का, उतना ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता इस कंसेप्ट के ऊपर में। इज इट क्लियर? तो कंसेप्चुअली वाइज इतना ही है। अपने को बस डिसाइड करना है डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में। उसके लिए टाइमिंग डिफरेंस देखना पड़ेगा। टाइमिंग डिफरेंस में आप कैसे डिसाइड करेंगे ये डेफर्ड टैक्स एसेट हुआ या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? इफ आज ज्यादा पे कर रहे हो और फ्यूचर में सेविंग्स होगा, देन डेफर्ड टैक्स एसेट है। आज कम पे कर रहे हो, फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेता है। रामा लिमिटेड का बुक्स में एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एज पर बुक्स हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं 2 लाख, और इनकम टैक्स हमें कितना अलाउ कर रहा है? 5 लाख। यानी इनकम टैक्स 3 लाख का एक्सपेंस ज्यादा अलाउ कर रहा है ना? इज इट क्लियर? फिर अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से आपका एक खर्चा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो अभी वो अलाउ कर रहे हैं, और हम अभी मांग भी नहीं रहे, अभी हम मांग भी नहीं रहे। इज इट क्लियर? तो यानी ये मेरा आज मैंने क्लेम किया ही नहीं, बट उन लोग एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं। आज मैंने 2 लाख क्लेम किया, बट उन लोग कितना अलाउ कर रहा है? 5 लाख। तो टाइमिंग डिफरेंस कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख का टाइमिंग डिफरेंस हुआ। इज इट क्लियर? उस 3 लाख पे मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स रेट है बच गया, फ्यूचर में तो लेगी ना मेरे से। जब मैं फ्यूचर में डेप्रिसिएशन क्लेम तो करूंगा एज पर बुक रिकॉर्ड्स, लेकिन इनकम टैक्स बोलेगा मैंने तो सारा अलाउ कर दिया। तो ये 1.5 लाख तुम्हारे लिए डेफर्ड टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो गया। फिर ये 30,000 अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दिस इज एडिक्वेट एविडेंस। और क्या बोल रहा है? देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी। ये तो चेक करना होता है ना। तो यानी अनअमोर्टाइज का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता दूं। आपने पहले एक्सपेंस क्लेम किया होगा, बट उन्होंने अलाउ नहीं किया, आज वो उन लोग अलाउ कर रहा है, तो 30,000 का आपको एक्सपेंसेस अलाउ किया जा रहा है, तो इसके ऊपर टैक्स कितना बच जाएगा आपका? 15,000 का टैक्स बच जाएगा ना आपका। तो टैक्स आज सेव हो रहा है भाई, आज अलाउ कर रहे हो, फ्यूचर में तो नहीं करोगे ना। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। और डेफर्ड टैक्स एसेट बुक्स में रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या चेक करना होता है? एक होता है वर्चुअल सर्टेनिटी और एक रीजनेबल सर्टेनिटी। वर्चुअल सर्टेनिटी कब चाहिए? जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस सब हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन हो। और रीजनेबल सर्टेनिटी
जब नहीं हो। और यहाँ पे बोल ही दिया देखो, एडिक्वेट एविडेंस है हमारे पास में, यानी हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे बुक्स में नेट कितना करेंगे, नेट 1,35,000 रुपीज का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इज इट क्लियर? सर ये रिवर्सल नहीं होगा? रिवर्सल नहीं है, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड, मतलब टैक्स आज, इनकम टैक्स आज अलाउ कर रहा है। तो हम लोग पहले क्लेम किया था। लिखे क्या चीज? पहले जब हम लोग क्लेम किया था तो हम लोग ज्यादा पे किया होगा ना? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ बोला नहीं ना कि पहले का है ना, क्या है, अभी जस्ट बोल रहा है अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। तो एज पर टैक्स रिकॉर्ड हमारे पास अनअमोर्टाइज्ड है कितना, 30,000 आज अलाउ, अनअमोर्टाइज्ड है, अलाउ कर रहा है ना वो। हाँ वही, मतलब अकाउंट्स तो में हम दोनों लोग पे लिए भी ही नहीं मान लो, होगा ना। रिवर्सल मान लो या ये भी मान लो, क्लैरिटी नहीं है। हम ये भी एजम्पशन ले सकते हैं कि पहले हमने मांगा होगा, दिया नहीं और अब दे रहे हैं, दोनों वे में हो सकता है। रिवर्सल भी कंसीडर कर सकते हो और डेफर्ड टैक्स एसेट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है सर। फिर यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 6 लाख, बुक प्रॉफिट है 3.5 लाख एज पर मेट, एंड प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है 60,000। तो बताओ कैसे, क्या करेंगे हम, टैक्स किस पे देना है? नॉर्मल इनकम टैक्स पे पहले टैक्स कैलकुलेट करें। 60,000 पे 20%, 12,000 का टैक्स बनता है। लेकिन एज पर अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम प्रॉफिट कितना डिस्क्लोज कर रहे हैं, 6 लाख रुपए। और इनकम टैक्स कितना इनकम मान रही है हमारा, इनकम टैक्स प्रॉफिट मान रहा है 60, और अकाउंट्स में प्रॉफिट है 6 लाख। तो 5,40,000 क्या हो गया, टाइमिंग डिफरेंस हो गया ना। क्लियर है? सर एक बार फिर से बोलूँ ना आप ये? एज पर इनकम टैक्स हमारा प्रॉफिट है 60,000, तो ये तो उसी पे टैक्स लेगा। 60,000 पे 20%, 12,000। लेकिन एज पर बुक रिकॉर्ड्स हमारा टैक्स हमें देना है 6 लाख पे 20%, 1,20,000। क्लियर है? फिर मैट वाला सेक्शन लग जाता है। मैट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ रहा है 3.5 लाख, तो उस पे टैक्स कितना बनता है, 3.5 लाख का 7.5%, 26,250, 26,250। क्लियर है? क्लियर है ये? अरे बोलो ना। हाँ आपने स्टार्टिंग में देखो नोट्स में एक चीज लिखा था, करंट टैक्स का मतलब क्या होता है? तो इसमें तो एएमटी वाला देखने का जरूरत ही नहीं है ना। क्या चीज? एएमटी वाला देखने का तो जरूरत ही नहीं है। ये 3,50,000 है, वो तो कम ही बनेगा ना। कम ही बनेगा मतलब? अगर वो अकाउंटिंग के हिसाब से हम लोग ज्यादा नहीं कम दे रहा होता तभी तो एएमटी वाला हाँ, लगता ना। अकाउंटिंग से, हाँ, तभी तभी एएमटी का फर्क पड़ता। हमारा वैसे भी अकाउंटिंग में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, राइट? हाँ क्लियर है? तो अब हमारा टोटल टैक्स का खर्चा कितना हो गया, हम लोग को देना है 1,20,000। एज पर बुक 1,20,000 देने को रेडी है, लेकिन इनकम टैक्स अभी कितना लेगा, 12,000। 12,000। तो ये हो गया मेरा करंट टैक्स जो हमको इनकम टैक्स को देना है। लेकिन बाद में फ्यूचर में तो मेरे से इनकम टैक्स ज्यादा ले लेगा ना, तो बचा हुआ पैसा मेरे लिए क्या हो गया, डेफर्ड लाइबिलिटी टैक्स। कितना रुपए, 1,08,000। 1,08,000 आपका डेफर्ड टैक्स हो गया। इज इट क्लियर? ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। Liability. लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में अपने को ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? Number 3, PQR Limited accounting year ends on 31st March. The company made a loss of rupees 2 lakh for the year ending 31st March X1. यानी 2000 X1 में कंपनी ने लॉस किया 2 लाख का। तो लॉस किया है तो इसके ऊपर तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। For the year ending 31st March X2,
and X3 it made a profit of 1 lakh and 1,20,000. अब अगले साल उसका प्रॉफिट हुआ 1 लाख. कितना हुआ? करंट ईयर में उसका लॉस है 2 लाख का. अगले साल प्रॉफिट 1 लाख, उसके अगले साल प्रॉफिट है 1,20,000 का. इज इट क्लियर? इट इज अज्यूम that the loss of a year can be carried forward for 8 years and tax rate is 40%. By the end of X1, the company feels that there will be sufficient taxable income in the future years against which carry forward loss can be set off. यानी sufficient बोल दिया, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकता है? लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और उसके ऊपर जो फ्यूचर में टैक्स बचेगा, यानी डेफर्ड टैक्स एसेट बचेगा ना मेरा टैक्स, 2 लाख पे 40% का टैक्स. यदि मुझे इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का, तो आगे चल के जितना मैं इनकम डिस्क्लोज करूंगा उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा अप टू 2 लाख. तो फ्यूचर में मेरा टैक्स बचने वाला है. दैट मींस इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट. तो उस 2 लाख का 40% यानी 80,000 तक, नेक्स्ट कमिंग 8 इयर्स तक 80,000 का लाइबिलिटी तक, तो मुझे सरकार को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना. उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा. क्लियर है? क्लियर है? अब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 1 लाख. 1 लाख पे मेरा टैक्स बनेगा कितना? 40,000. बट ऑलरेडी मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट कितना है? 80,000. तो मुझे सरकार को कितना देना है? अरे कुछ नहीं दूंगा ना मैं. सेट ऑफ होता जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. नहीं. क्या नहीं? ये तो पे ही नहीं कर रहे हैं ना. क्या चीज पे नहीं कर रहा? पहले टैक्स तो पे कहाँ किया, लॉस पे थोड़ी टैक्स पे अरे करेगा. लॉस तो कैरी फॉरवर्ड किया ना इनकम टैक्स में. यदि आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड अलाउ हुआ, अगले साल जब आप ये 1 लाख का प्रॉफिट दिखाओगे तो तो ये माइनस कर देगा. हाँ, पिछले साल का लॉस से सेट ऑफ हाँ, हो ठीक है. जाएगा ना. हाँ ठीक है. तो बच गया आपका टैक्स. हाँ ये जो प्रेजेंटेशन है ये तो बुक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग है. फिर नेक्स्ट ईयर ये तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कौन बनाता है? कंपनी बनाता है ना. अब नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट हुआ 1,20,000. तो उस 1,20,000 के अंदर 1 लाख तो पिछला वाला राइट ऑफ हो जाएगा. तो बाकी जो 20,000 बचा है उसी पे तो टैक्स देना है आपको. क्लियर है? अरे आपका करंट टैक्स तो उसी पे ही होगा ना. हाँ. बाकी तो रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स हो गया. ये 80,000 आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है और ये 40,000 रिवर्स इधर, 40,000 इधर रिवर्स हो गया. क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे आपको? हाँ सर. Number 4, Omega Limited is working on different projects which are likely to be completed within 3-year period. It recognizes revenue from these contracts on percentage of completion method for financial statement during 10, 11, 11, 12 and 12, 13 या 20, 21, 21, 22, 22, 23 for 11 lakh, 16 lakh and 21 lakh. कितना कितना इनकम दिखाया उन्होंने? 11 लाख, 16 लाख और 21 लाख. However, for income tax purpose, it has adopted the completed contract method under which it has recognized revenue of 7 lakh, 18 lakh and 23 lakh. देखो पहले साल as per books of accounts हमने इनकम डिस्क्लोज किया 11 लाख, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 7 लाख. तो यानी इनकम टैक्स कम देना पड़ रहा है. तो टाइमिंग डिफरेंस कितना हो गया? टाइमिंग डिफरेंस 4 लाख हो गया. 4 लाख. तो उस 4 लाख पे जो इनकम टैक्स है @35% आज कम दे रहा है, फ्यूचर में तो देना पड़ेगा ना. लाइबिलिटी हो जाएगा. तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा अपना कितना? 1,40,000. क्लियर है? अब देखो
फ्यूचर में आप इनकम दिखा रहा है 16 लाख, लेकिन इनकम टैक्स कितना मांग रहा है? 18 लाख 18 लाख। तो ये ज्यादा मांग 2 रहा है। लाख रिवर्सल कर दिया उसने। उस 2 लाख पे जो एक्स्ट्रा 2 लाख का जो टाइमिंग डिफरेंस है बेसिकली रिवर्सल हो रहा है मेरा, क्योंकि इनकम टैक्स ने पहले बेनिफिट दिया था, अब रिवर्स हो रहा है। तो उस 2 लाख पे 35% 70,000 विल बी रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्लियर है? हाँ देन नेक्स्ट ईयर 21 लाख बोल रहा था, बट इनकम टैक्स कितना दे रहा है? 23 लाख मान रहा है। तो यहाँ पे 2 लाख और टाइमिंग डिफरेंस है, बट दिस इज रिवर्सल। पहले जो फायदा हुआ था 4 लाख का, देखो उसने वापस ले लिया। तो दिस विल बी माय 70,000 अगेन रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब फाइनल बैलेंस डेफर्ड टैक्स का 0। नील। अल्टीमेटली तो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम एक पॉइंट के बाद तो मैच करेगा ही करेगा ना। क्लियर है? तो इसको रिवर्सल नहीं दिखा के एसेट भी दिखा दे तो क्या होगा? अरे नहीं बाबा, ऐसे कैसे एसेट दिखा देगा? एक ही टाइप का इनकम के ऊपर में सिनेरियो चल रहा है, कैसे एसेट बन जाएगा? ठीक है। गलत हो जाएगा वो। क्लियर है यहां तक? अब हाँ एक क्वेश्चन टैक्स हॉलीडे पीरियड का ले लेता हूं, ताकि पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा अपना AS 22। नंबर 5 सॉरी। वाई लिमिटेड इज ए फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइज फॉर द फर्स्ट 10 ईयर। बोलता है पहला 10 साल तक उसको कोई टैक्स नहीं देना ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, एंड इट इज इन द सेकेंड ईयर। वो कौन से साल में है? अपने दूसरे साल में। डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस रिजल्टिंग इन अ टैक्स लाइबिलिटी इन ईयर 1 एंड 2 इज 2 लाख एंड 200 लाख एंड 400 लाख। ईयर 1 का टाइमिंग डिफरेंस है 200 लाख, और ईयर 2 का टाइमिंग डिफरेंस है 400 लाख डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि हमें टैक्स देना नहीं है तो हमें अलाउड नहीं कर रहे। फ्रॉम द थर्ड ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टाइमिंग डिफरेंस वुड रिवर्स ईच ईयर बाय 10 लाख। तीसरे साल से 10-10 लाख रुपए करके आपका टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा। Assume tax rate of 40%. Find out the deferred tax liability at the end of second year and any charge to the profit and loss account. कितना कुछ प्रॉफिट लॉस में चार्ज करना है और कितना सेकेंड ईयर के एंड में हमारे बुक्स में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा वो बताना है। टैक्स हॉलीडे पीरियड में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड में जनरेट होता है और टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्स हो जाएगा, तो उसका हमें कुछ नहीं करना। तो अब देखो 200 लाख पहले साल का है, इसमें से तीसरा साल 10 लाख, चौथा साल 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके 10th ईयर तक कितना रिवर्स हो जाएगा? 80 लाख थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 80 7, 8, 9, 10, 80 लाख रिवर्स हो जाएगा। तो जो पैसा टैक्स हॉलीडे में जनरेट हुआ और उसी में रिवर्स हो रहा है, उसका कुछ नहीं करना अपने को। तो करंट ईयर का नेट टाइमिंग डिफरेंस कितना रह जाएगा? 320 120। ये टाइमिंग डिफरेंस है। तो आप तो डेफर्ड टैक्स सेकेंड ईयर लायबिलिटी में ना, कितना बनेगा? आप तो सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में है। अरे पहला साल का तो देखो कितना बनाया होगा तुमने। हाँ तो पहले साल का 120 और दूसरा साल का पूरा 400 लाख, तो टोटल 520 लाख हो गया ना। अरे हाँ 200 लाख फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का 400 लाख, लेकिन रिवर्सल टोटल 600 लाख टाइमिंग डिफरेंस था सेकेंड ईयर तक। लेकिन इसमें से हम कितना कंसीडर करेंगे? 120 लाख। वही तो नोट लिखाया था कि जिस ईयर जनरेट ओरिजिनेट होता है उसी ईयर से माइनस करना है। तो आपका नेट कितना हो जाएगा? 520 520 लाख पे 40%, दैट विल बी योर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एट ईयर 2। इतना बैलेंस तुम्हारे बुक्स में होगा।
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. ठीक है, बाकी सारा, क्योंकि देखो यहाँ साफ साफ हमने लिखा था कि डेफर्ड टैक्स विच रिवर्सेस आफ्टर द टैक्स हॉलिडे पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर इन विच द टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट्स। जिस साल टाइमिंग डिफरेंस हुआ था उसी साल हम लोग रिकॉग्नाइज करेगा हमारे बुक्स में डेफर्ड टैक्स। क्लियर है? तो दैट वाज योर AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। छोटू सा है बस एक डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनेगा? जब हम लोग को आज सेविंग्स हो रहा है और फ्यूचर में ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। और डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनेगा? जब आज हमें ज्यादा पे किया है, फ्यूचर में सेव होगा, तो तब बन जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करने के लिए आप पहले चेक कर लेना क्या आपके बुक्स में एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन है क्या। इफ यस, then we want virtual certainty with convincing evidence, and if accumulated losses and depreciation नहीं है, then we want reasonable certainty with supporting evidence चलेगा। Is it clear? Then आप देखते रहना कि रिवर्सल कैसे कैसे हो रहा है। एंड डिफरेंस दो तरह का होता है, एक टाइमिंग डिफरेंस है, एक परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस वो है जो ओवर द कमिंग इयर्स में रिवर्स हो जाएगा, बट परमानेंट डिफरेंस कभी भी रिवर्स नहीं होगा। तो परमानेंट डिफरेंस के ऊपर में डेफर्ड टैक्स नहीं बनता, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर हमारा डेफर्ड टैक्स बनेगा। इज इट क्लियर? एंड एक होता है टैक्स हॉलिडे पीरियड। टैक्स हॉलिडे पीरियड में जो भी डेफर्ड टैक्स या टाइमिंग डिफरेंस हुआ है, इफ यदि वो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलिडे पीरियड में ही रिवर्स हो जाए तो उसके रिगार्डिंग डेफर्ड टैक्स को कुछ नहीं करना। बाकी जिस साल टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ है उसी साल हम हमारे बुक्स में डेफर्ड टैक्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर? दैट वाज योर AS22 डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। क्लियर है? अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकता है, बिंदास, नो प्रॉब्लम। सर जो 400 lakhs जो है उसका क्यों नहीं हुआ फिर?